तो हाय फ्रेंड्स, जेपीएससी जेट का ये हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो जेपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है आपका जेट का एग्ज़ाम, वह नेट यूजीसी नेट के तर्ज पे होता है। ठीक है, तो ये यूजीसी नेट 2019 का क्वेश्चन पेपर का आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस। देखिए, सभी का एडमिट कार्ड आ गया है। जो लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए वो लोग कर लीजिएगा। चलिए, वीडियो शुरू हुआ नहीं कि फोन आने लगता है, शादी में आओ शादी में आओ। तो मात्रात्मक अनुसंधान को क्या कहा जाता है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, मात्रात्मक अनुसंधान जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्वांटिटिव, क्वांटिटी कितना मात्रा। ठीक है, तो देखिए इसको जो है हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड दृष्टिकोण। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं संरचित दृष्टिकोण। ठीक है, मात्रात्मक अनुसंधान को ही हम लोग स्ट्रक्चर्ड दृष्टिकोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे शिक्षण विधियों और दृष्टिकोण की एक सूची दी गई है, उनमें से कौन सा दृष्टिकोण व्यक्तिगत है, ये आपको बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, तो ये आपको पूछा गया है कि कौन सा जो है आपको व्यक्तिगत दृष्टिकोण लगता है, ये बताइए। ठीक है, चलिए तो देखिए, पहला है प्रदर्शन विधि, दूसरा है आपका मॉड्यूलर दृष्टिकोण आधारित शिक्षण, तीसरा है योजनाबद्ध अधिगम, और चौथा है निजीकरण शिक्षण, और पांचवा है सहयोगात्मक शिक्षण। ठीक है, तो व्यक्तिगत जिसमें भी बोलेगा आपको, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल। तो देखिए इसमें आपका स्पेशली आ जाता है पॉइंट नंबर 2 मॉड्यूलर दृष्टिकोण आधारित शिक्षण। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 योजनाबद्ध शिक्षण, यानी कि जिसमें आप योजना प्लान करके पढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने तरह से प्लान करता है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। एंड निजीकरण, निजीकरण का ही मतलब होता है आपका पर्सनलाइज्ड। ठीक है, तो ये तीनों जो है आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण में आते हैं। ठीक है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति अलग अलग उसके पास प्लानिंग होता है। ठीक है, मॉडल होता है। चलिए, तो ये 3 हो जाएगा, 2, 3 और 4 किस में है, 2, 3 और 4 ऑप्शन 2, तो 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड। नेक्स्ट अगला है कि शोध विधि में, ठीक है, रिसर्च मेथड में ऐसे सामान्यीकरण बनाए जा सकते हैं जो समान प्रकार की अन्य स्थितियों पर लागू होंगे। मतलब जिस स्थिति में लागू हुआ सेम अगर दूसरे भी स्थिति है तो उसमें भी लागू होगा। तो इस अध्ययन को क्या कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए 2 को रिसर्च किया हम लोग और सेम जैसा कंडीशन यहाँ पे है वैसा ही कंडीशन किसी दूसरे रिसर्च में भी है, तो हम लोग सेम जो है वहाँ पे जनरलाइजेशन का यूज करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं। ठीक है, इसको कोहार्ट कहेंगे या मामला। देखिए अध्ययन, मामला अध्ययन को आप यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे, इंग्लिश में बोलते हैं केस स्टडी। तो केस स्टडी में यूज किया जाता है जब सेम तरह के रिसर्च हो, तो केस स्टडी का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, केस स्टडी मतलब एक तरह से एग्जाम्पल जो होता है, व्यक्तिगत जीवन का उदाहरण देखें। ठीक है, तो मामला अध्ययन हो जाएगा केस स्टडी। नेक्स्ट, एक शिक्षक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए बोला गया है कि एक शिक्षक के रूप में आपके द्वारा तैयार किया गया परीक्षण। ठीक है, आपने कुछ परीक्षण यहाँ पे दिए हैं, इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही है। ठीक है, देख लेते हैं। तो परीक्षण मतलब कि टेस्ट। तो सबसे पहले है कि यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो यह वस्तुनिष्ठ होगा। ठीक है, कि वह रिलायबल हो तो ऑब्जेक्टिव होगा, ऐसा बोला गया है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि जो रिलायबल है वो ऑब्जेक्टिव होगा। फिर पूछा गया है, बताया गया है यदि परीक्षण मान्य है तो यह विश्वसनीय भी होगा। बिल्कुल, यदि कोई परीक्षण वैलिड होता है, यदि कोई टेस्ट वैलिड होता है तो वह मान्य भी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, यदि परीक्षण मान्य है तो यह विश्वसनीय भी होगा। ठीक है, यदि वैलिड है तो वह रिलायबल भी होगा। नेक्स्ट, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला है कि सर्वाधिक आसान, सबसे आसान अभिवृत्तिक स्केल। ये अभिवृत्तिक स्केल एक तरह से मेजरमेंट का एक पैमाना होता है जो किसी की समाकलित कोटि निर्धारण स्केल होता है। ठीक है, उस स्केल को क्या कहते हैं। तो अभिवृत्तिक स्केल जिसमें व्यक्ति की क्या बोलते हैं, अभिवृत्तिक, हाँ क्या बोलेंगे यार उसको, एटीट्यूड। ठीक है, तो एटीट्यूड एक तरह से मेजर करने का एक स्केल होता है, अभिवृत्तिक स्केल। ठीक है, व्यक्ति का एटीट्यूड।
तो समाकलित सबसे आसान विधि कौन सा है? गटमैन स्केल, लिकर्ट स्केल, थर्नोस्ट स्केल या MLA स्केल। ठीक है, तो इसको देखिए लिकर्ट स्केल सबसे इजीएस्ट मेथड बताया जाता है। ठीक है, लिकर्ट स्केल। अगर आप बोलिएगा हमको तो डिटेल में थोड़ा बताते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। देखिए डिटेल में बताएंगे लेकिन डिटेल में बताने के लिए अब समय नहीं है। ठीक है, लिकर्ट स्केल जो होता है एक तरह से रेटिंग देता है आपको, और कोई व्यक्ति अलग अलग वस्तुओं पर फिर अंक जोड़ के कुल अंक प्राप्त करता है। लिकर्ट स्केल में खास तौर पे कुछ कुछ सावधानियों को बरता जाता है। ठीक है, और उसमें सकारात्मक से लेकर के एकदम क्या बोलिएगा नेगेटिव तक सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है। और इसमें 5 गो अलग अलग ऑप्शन होते हैं। मतलब यहाँ पे अभी हम बताएंगे तो ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है टाइम। चलिए नेक्स्ट याद कीजिए अभी जितना हो पा रहा है। मैं इसका PDF भी दे दूँगा विथ आंसर की। ठीक है, फ्री में PDF रहेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में विथ आंसर की। अगला आ जाता है 5 क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, उसके बाद इजी क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समूह शिक्षण मतलब कि कलेक्टिव जब आप टीचिंग देते हैं, ठीक है कलेक्टिव टीचिंग देते हैं तो समूह शिक्षण की अवधारणा को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है। ठीक है, समूह शिक्षण में सबसे बेहतर ढंग से जब आप कलेक्टिव पढ़ाते हैं या ग्रुप में पढ़ाते हैं, ग्रुप टीचिंग या टीम टीचिंग, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फायदा किस में होगा? 2 से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं। इसमें 2 से अधिक शिक्षक तो पढ़ाते हैं, परंतु यहाँ पे देखिए बी में बोला गया है 2 से अधिक शिक्षक और समान कक्षा को एक साथ मिलकर पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं नहीं। 2 शिक्षक पढ़ाते हैं परंतु विशेषता के अनुसार समान कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं। यहाँ पे विशेषता वर्ड जोड़ा गया है तो ये सही होगा, क्योंकि देखिए हर एक का अलग अलग विशेषता होती है। ठीक है, कोई साइंस का टीचर है, कोई मैथ का टीचर है, और यह बात किया जा रहा है स्पेशल एजुकेशन में। स्पेशल एजुकेशन मतलब क्या होता है? जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन में BEd होता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिसको हम लोग विकलांग बच्चे बोलते हैं। ठीक है, तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होता है। वह शोध क्या है कहलाता है? वह शोध वह रिसर्च क्या कहलाएगा जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है पुरुष और महिला। तो देखिए जब भी और पुरुष और महिला का स्टडी होता है तो उसको हम लोग फेमिनिस्ट में बोलते हैं, नारीवादी बोलते हैं। ठीक है, नारीवादी दृष्टिकोण फेमिनिस्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा नारीवादी शोध इसका। ठीक है, नारीवादी शोध। रिसर्च के क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अगर आप दिमाग का प्रयोग कीजिएगा तो यहाँ पे आपके बन जाएंगे। और मैं सभी क्वेश्चन को हिंदी में लाया हूँ क्योंकि देखिए झारखंड में 90% कैंडिडेट हिंदी मीडियम के हैं, एंड मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ, तो मैं आपको इंग्लिश में तो उतना समझा नहीं पाऊँगा। ठीक है, सरकारी स्कूल कर पढ़ल लगे रहे भाई, तो हम तो हिंदी में ही बुझे पा रहे हो। ठीक है, इंग्लिश में आई एम मोर कम्फर्टेबल इन हिंदी, सो आई वुड लाइक टू प्रेफर इन दिस लैंग्वेज। सॉरी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो, बट मैं इसमें ही ज़्यादा कम्फर्टेबल हूँ। अगला है एक शोधकर्ता प्रयोगात्मक, ये अंतिम क्वेश्चन है रिसर्च का, उसके बाद और रिसर्च का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बोला क्या गया है कि एक शोधकर्ता प्रयोगात्मक और प्रायोगिक। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 गो वर्ड है, एक प्रयोगात्मक और एक है प्रायोगिक। औसत समूह की पहचान को नहीं जानता है, प्रयोगात्मक को भी नहीं जानता है और ना प्रायोगिक औसत समूह के जानता है। तो ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे 2 को चीज़ नहीं जान रहा है। ठीक है, प्रयोगात्मक को भी नहीं जान रहा है और प्रयोग को भी नहीं जान रहा है। तो इसको देखिए डबल ब्लाइंड कहते हैं। एक होता है सिंगल ब्लाइंड जिसमें व्यक्ति किसी एक के बारे में नहीं जानता है। ठीक है, या तो वह प्रयोगात्मक के बारे में नहीं जानेगा या फिर प्रायोगिक औसत के बारे में नहीं जानेगा, और दोनों के बारे में नहीं जानेगा तो उसको बोलते हैं कि डबल ब्लाइंड। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल और प्लेसबो ग्रुप, अगर दोनों को नहीं जानिएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आपका ये डबल ब्लाइंड है। तो यहाँ पे डबल ब्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, ब्लाइंड मतलब अंधा होता है, डबल ब्लाइंड मतलब दोनों अंधा क्या बोलेंगे उसको, दोहरा अंधा ना। नेक्स्ट, शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय। मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आपके जो टीचिंग है स्किल उस पर कितना इफेक्टिव रहा, तो उसके लिए आपको किन किन विचारों को ध्यान में रखना होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपके शिक्षण की प्रभावशीलता निम्नलिखित में से कौन से बिंदुओं पर विचार किया जाता है? कि सभी विषय में छात्रों द्वारा प्राप्त अंक, कि कितने छात्र किस विषय में प्राप्त किए, ये आप मायने रखिएगा ना। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति, कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चा सीखा या नहीं, भले अंक मिले या ना मिले लेकिन बच्चा सीख गया है तो वो माना जाएगा। तो अंक को वैलिड नहीं किया जाता है यहाँ पे किया जाता है शिक्षण
उद्देश्यों की प्राप्ति। ठीक है, इसके अलावा सीखने में छात्र द्वारा लिया गया समय, किसी छात्र में कितना समय लिया उस सीखने में। ठीक है, पहाड़ा सीखने में या गिनती सीखने में या कैलकुलेशन या कुछ भी चीज़ को सीखने में कितना समय लिया, ये भी माना जाता है इफेक्टिव टीचिंग। ठीक है, कितना जल्दी आप बच्चे को सिखा पा रहे हैं। शिक्षण के शिक्षक द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधन, आप किस किस प्रकार के संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, आप आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं क्या, ठीक है, कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए हैं या नहीं, ठीक है, या प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं या थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो किनका किनका प्रयोग किए हैं यह भी माना जाता है। कक्षा में छात्रों की नियमितता, रेगुलर बच्चा आ रहा है या नहीं इससे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये 3 चीज़ जरूरी है। शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, इफेक्टिव टीचिंग का पहला लक्ष्य। दूसरा है सीखने में छात्रों द्वारा कितना समय लिया जाता है। तीसरा है कि शिक्षक द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधन। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। ठीक है, कहाँ है 2, 3, 4? 2, 3, 4 ऑप्शन 4 में है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट अगला जाता है जॉन पियाजे लिखा है। देखिए ये जॉन पियाजे नहीं है, ये जीन पियाजे होगा। अगर आप बीएड, डीएलएड या एमएड किए हैं तो आपको मालूम होगा। जीन पियाजे नाम के एक वैज्ञानिक हैं, बहुत फेमस वैज्ञानिक हैं, और ये स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, स्विस वैज्ञानिक इसको बोलते हैं। ये एक बायोलॉजी के प्रोफेसर थे और क्या बोलते हैं उसको यार, साइकोलॉजी के भी प्रोफेसर थे। ठीक है, तो बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों के प्रोफेसर थे। और जीन पियाजे ने थ्योरी दिया है किसका, तो ह्यूमन डेवलपमेंट का। खास तौर पे बच्चा जो वृद्धि करता है, जब बच्चा 0 से 18 साल का होता है तो उसमें डेवलपमेंट, विकास का दर किस तरह से होता है, इसके ऊपर स्टडी किया है और अपना थ्योरी दिया है। जीन पियाजे का थ्योरी है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो पूछा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोर छात्र, किशोर मतलब युवा अवस्था, किशोरावस्था, ठीक है, युवावस्था बोल दिया, मतलब 18 साल से ऊपर। ठीक है, तो किशोरावस्था छात्र विकास की कौन सी अवस्था में है। तो देखिए जीन पियाजे ने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला है सेंसरी मोटर, जिसको हिंदी में संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं, जो बच्चे के जन्म से 2 साल तक रहता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये बच्चे से जन्म से 2 साल तक रहता है। एक होता है आपका सेंसरी मोटर के बाद प्री ऑपरेशनल जिसको बोलते हैं, और ये जो है बच्चे में 3 से 7 साल तक रहता है। ठीक है, 3 से 7 साल तक जितने भी चीज़ों का विकास होता है तो उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज माना जाता है। और जब बच्चा ऑपरेशनल स्टेज में आता है, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल इसको बोलते हैं, तो इसमें बच्चा की उम्र जो होती है 7 से 12 साल मानी जाती है, या 8 से 12 साल। ठीक है, 8 से 12 साल कंक्रीट ऑपरेशनल, इसमें बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो यहाँ पे पूछा गया है किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 के बीच में आता है, और ये आ जाता है 12 से 18 के बीच में। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये 4 स्टेज होते हैं। ठीक है, और ये चारों स्टेज अक्सर पूछा जाता है। जीन पियाजे का थ्योरी है। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को बताइए, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो जितना दाम है, मान लीजिए 100 रुपया दाम है, तो 40% हम एक्स्ट्रा दाम लगा दिए, 140 रुपया कर दिए, और सोचता है कि अंकित मूल्य, ठीक है, और 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करेगा, तो विक्रय मूल्य का वास्तविक प्रतिशत क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है कि 100 रुपया हमारा दाम है और हम इसमें 40 रुपया का क्या कर दिए, बढ़ा के लिख दिए, 140 कर दिए। ठीक है, अंकित मूल्य को 40% बढ़ा दिए तो 140 हो गया। अब इसमें 20% का हम छूट लिख देंगे कि भाई साहब 140 रुपया का सामान है, हम 20 रुपया छूट के साथ देंगे आपको। ठीक है, अगर 140 रुपया का सामान है, 20 रुपया छूट के साथ देंगे, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, 28 माइनस कीजिए। ठीक है, 28 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 में 12। तो यही पूछ रहा है कि कितना परसेंट का इसको फ़ायदा हो रहा है, तो 12% का फ़ायदा हो रहा है, 12% का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो 12 ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन आ जाता है लॉजिक से। तो पूछा गया है कि सभी सज्जन व्यक्ति विनम्र हैं, जितने भी सज्जन व्यक्ति हैं वो विनम्र हैं। ठीक है, कोई अपराधी विनम्र नहीं है और कोई अपराधी सज्जन व्यक्ति भी नहीं है, तो उपरोक्त न्याय वाक्य में प्रमुख पद की पहचान कीजिए। तो इनमें जो है प्रमुख पद कौन सा है, देखिए
यहाँ पे प्रमुख पद जो है आपका सज्जन व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। पूछा गया है कि आधार वाक्यों में विधेय क्या है, आधार वाक्यों में विधेय या आधार वाक्यों में कर्ता। प्रथम आधार वाक्य यानी कि जो सज्जन है, ठीक है, वो कर्ता और निष्कर्ष का विधेय है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको देखिए यूजीसी नेट को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है, पीएचडी करने के लिए हल्के में मत इसको लीजिएगा, बापू है बापू। और ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कि कितना नंबर में आपका निकलेगा, ठीक है। किसी का, एक मेरा दोस्त है, मैंने बताया था कि 180 नंबर लाया, उसका निकल गया, ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट था, 160 में उसका निकल गया था यार, ठीक है। और मेरा 186 आया था, ठीक है, मेरा नहीं निकला, मेरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो जैसा सब्जेक्ट है ना वो उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ जाता है सब में, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अगर टीआरएल है, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज, तो सब में कम जाता है, हिस्ट्री पॉलिटिकल सब में कम जाता है, कुछ कुछ सब्जेक्ट में ज़्यादा जाता है कट ऑफ, ठीक है। चलिए, बंगलोर झांसी से बड़ा शहर है। देखिए ये बहुत ईजी क्वेश्चन है कि बंगलोर जो है झांसी से बड़ा शहर है। यहाँ पे आपको थिंकिंग का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पे आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये बेंगलोर है, ठीक, ये झांसी से बड़ा शहर है, ठीक, झांसी नीचे में है। फिर सतपुड़ा चित्तौड़ से बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन नहीं है तो हम नीचे पढ़ेंगे। और राजगढ़, जो राजगढ़ है वह झांसी के समान बड़ा शहर नहीं है, यानी कि छोटा है झांसी से, लेकिन सतपुड़ा से बड़ा है। तो ये जो राजगंज है या राजगढ़ झांसी के समान बड़ा शहर नहीं है, लेकिन सतपुड़ा से बड़ा शहर है। सतपुड़ा से बड़ा शहर है तो यहाँ पे सतपुड़ा देंगे। और फिर पूछा गया कि सतपुड़ा चित्तौड़ से बड़ा शहर है, चित्तौड़ सबसे छोटा है, ठीक है। पूछ रहा है निम्न में सबसे छोटा कौन है, तो चित्तौड़, चित्तौड़ सबसे लास्ट में है तो चित्तौड़ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि दो संख्याएं ए और बी का गुणनफल संख्याओं के योग का 2 गुना है, ठीक है। तो दो संख्याएं ए और बी का गुणनफल, संख्या एक और एक है बी, ए इंटू बी, इसका जो गुणनफल है इसका योग का 2 गुना, यानी कि योग कर देंगे इसका 2 गुना, ए प्लस बी योग हो गया और इसका 2 गुना, 2 से गुना कर दिए, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसके व्युत्क्रम का योग क्या हो गया। व्युत्क्रम मतलब अपोजिट, 1/a प्लस 1/b बराबर कितना होगा, यही चीज़ पूछा है, ठीक है। तो निकाल लीजिएगा ना, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2a प्लस बी, ठीक। और ये जो है ए बी इधर आएगा, इधर 2 जो है गुना है, इधर आके भागा हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा ab/2, ठीक है। यहाँ पे हो गया कि a प्लस बी बराबर क्या हो गया ab/2, ठीक है, यही चीज़ है। अब आगे देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे मैं इतना आसान फिर बता दूंगा तो फिर आप लोग सॉल्व क्या कीजिएगा। चलिए सॉल्व कीजिएगा, आंसर इसका जो है आंसर की लास्ट में मिल जाएगा। मैथ का क्वेश्चन और इस सब को आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब उतना भी आसान नहीं है। देखिए अब आगे देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन है यहाँ पे DI का, डेटा एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है। इसमें है कि आपका निम्न सारणी का अध्ययन कीजिए, एक सारणी दिया गया है और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके भी एग्जाम में, जो 5 विभिन्न विभाग है और विभागों में छात्रों की कुल संख्या है, छात्र में महिला और पुरुष दोनों हैं, ठीक है, प्रतिशत को दर्शाती है। सारणी में जो नीचे जानकारी दिया गया है ये यहाँ पे पढ़ना है। तो 5 को विभाग है, देखिए भौतिक, रसायन, अंग्रेजी, हिंदी और गणित के विभाग है। इसमें टोटल 450 छात्र है, जिसमें से 45% महिला और 50% पुरुष है। इस तरह से सभी में बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रसायन विभाग, ये जो रसायन विभाग है, रसायन विभाग में छात्रों की कुल संख्या गणित विभाग में छात्रों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत का निर्माण करती है, ठीक है, दोनों मिला के। तो रसायन विभाग और गणित विभाग में छात्रों की कुल संख्या, तो छात्र इसमें है, इसमें महिला सब है, ठीक है। 1 मिनट, यार क्या बताएं, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका रसायन विभाग है, इसमें छात्रों की कुल संख्या कितना है 550, ठीक है। और ये गणित विभाग है, कितना है छात्रों की संख्या 500। तो पूछा गया है कि जो रसायन विभाग में गणित विभाग के छात्रों की संख्या से कितना % है। तो ये गणित विभाग का 500 है, ठीक, और ये 550 है। तो देखिए 550 जो है 500 का कितना % है, तो देखिए 500 का 10% कितना होता है
50, तो ये 100% तो हो गया 500, और 50 10%, यानी कि 110%। ठीक है, गणित से निकालना है परसेंटेज, गणित से पूछा गया है, तो 110% हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, फिर पूछा गया है यहाँ पे कि किस विभाग में पुरुष छात्रों की संख्या सबसे कम है। तो देखिए सबसे कम किस में है, ये 40% है। ठीक है, और इसमें संख्या भी कम है 250, तो 40% इसका कितना हो जाएगा, सिंपल निकालिए तो यही हो जाएगा। 40% कितना होगा जी, 250 का 40% 100। ठीक है, तो 100 हो जाएगा, जो कि हिंदी में है। तो हिंदी विभाग कहाँ पे है, ऑप्शन 3। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपके टोटल 5 क्वेश्चन ये आएंगे DI से। ओके, फिर यहाँ पे आपका सारा क्वेश्चन मैं PDF जो है ये 50 क्वेश्चन का है दे देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो लॉजिक वाला है, इससे ऊपर वाला। समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की डैश क्षमता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए डैश रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि गवर्नमेंट, सरकार जो है समाज की आवश्यकताओं को पूरा के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो सुविधाएं ICT यानी कि कंप्यूटर का जो उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग E-गवर्नेंस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं E-शासन, E-गवर्नेंस। ठीक है, E-शासन। अब ये जो E-गवर्नेंस है ना, E-शासन, जब गवर्नमेंट कंप्यूटर का प्रयोग करके गवर्नमेंट काम करती है तो उसको E-शासन बोलते हैं। ठीक है, E-शासन जो है इसमें आपका 4 तरह का होता है। एक होता है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि सरकार जब बिजनेस के लिए मतलब ऑनलाइन प्रयोग करती है, सरकार से बिजनेस। एक होता है G2C, सरकार से नागरिक को मिलने वाली सुविधाएं। ठीक है, ऑनलाइन, जैसे कि राशन कार्ड। ठीक है, और ऑनलाइन क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। और ऑनलाइन क्या क्या मिलता है, तो ऑनलाइन के द्वारा हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, जितने भी आवासीय जाति आए। ठीक है, तो ये सब G2C में आएगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, आयुष्मान कार्ड वगैरह हो गया, इसमें आता है। एक होता है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट तक आता है ना पैसा, तो इसको बोलते हैं G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और एक होता है G2C, G2G, G2B, G2 क्या 4 को होता है यार, G2C, G2G, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और एक क्या जो होता है G2C, G2G, G2B, हाँ, और एक होता है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक है, यानी कि सरकार से जो सरकारी कर्मचारी लोग हैं, एम्प्लॉय लोग हैं, उनको मिलने वाली सुविधाएं, जैसे कि उनको NPS मिलता है। ठीक, और हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलता है, DA मिलता है, TA मिलता है, और भी बहुत सारे बोनस वगैरह मिलता है। तो ये G2E में आएगा, गवर्नमेंट से एम्प्लॉय, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से बिजनेस, गवर्नमेंट से सिटीजन, और गवर्नमेंट से एम्प्लॉय। ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है, जो कि E-गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं। बाकी आप लोग कर लीजिएगा, आज मैं काफ़ी थका हुआ हूँ। ठीक है, अभी जस्ट बोकारो से रांची आया है ना। चलिए, तो आप लोग कर लीजिएगा, ये पूरा का पूरा PDF है 50 पेज का, हिंदी में मिल जाएगा आपको, और फिर ये लास्ट में मैं दे दूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट में और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि शिक्षा की वैदिक प्रणाली में शिक्षा का माध्यम क्या था। तो जब वैदिक प्रणाली चलता था, वैदिक पीरियड, आपको मालूम है वैदिक पीरियड था। ठीक है, तो वैदिक कालीन समाज में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, संस्कृत भाषा का। ठीक है, पाली भाषा का प्रयोग बुद्ध और जैन धर्म में किया गया था। हिंदी भाषा तो हम लोग आधुनिक समय में करते हैं। और उर्दू भाषा का प्रयोग जो है ये आपका मुगल काल के टाइम में फारसी भाषा आया था, फारसी से ही फिर बाद में उर्दू बना। ठीक है, और इसकी लिपि नुस्तालिक होती है। ठीक है, चलिए 50 का ये पूरा पूरा PDF आपको मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, आसान है और प्रयास कीजिए। अच्छा, ये सब कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें पूछा गया है कि वेब पेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो वेब पेज बनाने के लिए हम लोग जो है HTML का प्रयोग करते हैं। अगर आप कोडिंग वगैरह किए तो आपको मालूम होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको बोलते हैं, HTML, इसका प्रयोग करते हैं वेब पेज बनाने के लिए। ठीक है, FTP का प्रयोग फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए करते हैं। ठीक है, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हर एक वेब पेज का एक URL होता है। ठीक है, जो HTTP से शुरू होता है, HTTP से शुरू होता है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएंगे। रखते हैं इस वीडियो को, बाय।
अच्छा एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि जो लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया वो लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, आ गया है, ठीक है। अगर आप नहीं सकते हैं तो यूट्यूब पे मैंने वीडियो भी डाल दिया है कैसे डाउनलोड करना है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सब 50 का 50 क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। बहुत से लोगों का एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर दिया है। देखिए एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर तो दिया है भाई, लेकिन जाने का मन है तो जाइए, नहीं जाने का मन तो मत जाइए, लेकिन नहीं जाइएगा तो पछताइएगा, ये बात तो पक्का है। ठीक है, घूम के बाहर नहीं आइएगा। हाँ लेकिन धूप भी बहुत ज़्यादा है तो अपना सेफ्टी देख के जाइएगा, नहीं तो फिर ठीक है ना क्या होता है मालूम है ना। हाँ चलिए, दिक्कत हो जाएगा रात को टॉयलेट करते टाइम।